Good morning students and welcome to class 9 SST chapter number 1 of the history portion, the French Revolution, and today we are going to discuss part 2nd of this chapter. In first part of this chapter we discussed that how the social structure of the France and the society was divided into the three estates: first estate, second estate and the third estate. Mostly the people of the third estate was belonging to the middle class and very poor servants, peasants, merchants and the few rich peasants also. And the first and second estate have the privilege from the birth and they have not to pay the taxes, but all the taxes were paid by the third estate, especially tithe and the tithe. Two taxes are paid by the third estate. So the economic condition of the third estate was very bad in the France in the 1789. In today's class we are going to discuss that what are the circumstances due to which the French Revolution emerged in the France. हम लोग बेसिकली बच्चों पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस के अंदर पूरी सोसाइटी थ्री एस्टेट में डिवाइड थी। थर्ड एस्टेट के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे और जिससे ये लोग परेशान थे। कुछ बेसिक चीजों पर, जैसे मैंने बताया था, सॉल्ट, नमक, जो हमारे रोज की जरूरत है उस पर भी टैक्स वसूल किया जा रहा था। अब यहाँ आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्या कारण रहे, क्या सडन हैपनिंग्स हुए जिसके कारण अचानक से ये रिवॉल्यूशन कंट्री के अंदर स्टार्ट हो गया। तो अब हम लोग जान लेंगे कुछ स्ट्रगल के मेन रीजन क्या थे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सबसे पहला रीजन था सर्वाइव करना। सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब यहाँ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल का मतलब है द प्राइस रेट ऑफ द ब्रेड वाज इंक्रीजिंग रैपिडली इन फ्रांस। अब बच्चों देखिए, जिस तरह से हमारे इंडिया का जो स्टेपल फूड है वो है व्हीट। मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो राइस और इसके अलावा चपाती, जो व्हीट है वो ज़्यादातर हम लोग खाते हैं। उसी तरह से जो फ्रांस है, यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड जो है वो है ब्रेड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि पहली चीज़ तो ऑलरेडी थर्ड स्टेट के लोग जो है बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है। सेकेंडली जो वर्कर्स और जो लेबरर्स थे, है ना, जो वर्कशॉप के अंदर काम करते थे, इनकी वेजेस फिक्स थी, मतलब इनकी सैलरी फिक्स थी, लेकिन कंटिन्यू मार्केट के अंदर ब्रेड के जो प्राइस रेट है वो बढ़ते जा रहे थे। तो कहने का मतलब एक वर्कर जो एक ही प्राइस रेट पर अपने वर्कशॉप में काम कर रहा है, लेकिन उसका खर्चा दिनों दिन उसकी ब्रेड पर बढ़ता जा रहा है। अपना पेट भरना इंसान की पहली जरूरत होती है बच्चों, इसीलिए जो कुछ वो गरीब कमा रहे थे वो सारा उनका खर्चा जो है ओनली ब्रेड पर हो रहा था, अपने खाने पर वो खर्च कर रहे थे। इससे पुअर और रिच के बीच का जो गैप है और ज्यादा बढ़ गया। कंडीशन इस कदर खराब हो गई कि फ्रांस के अंदर रिच और पुअर पर्सन के बीच में बहुत बड़ा गैप देखने को मिला। गरीब और गरीब होते गए और अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो गए, ठीक है। तो पहला कारण जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो यही है, सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। लोगों को लड़ना पड़ रहा था ब्रेड के लिए, खाने के लिए लड़ना पड़ रहा था, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग कल बात कर चुके हैं अपनी फर्स्ट क्लास में कि फ्रांस के ऊपर 12,000 बिलियन जो है वो लिब्रे इसके ऊपर लोन था, मतलब रूलर ऑलरेडी लोन में डूबे हुए थे, ठीक है। और इसी कारण से अब जो लुई 16 है, जो उस समय फ्रांस के किंग थे, ये तैयारी कर रहे हैं वापस कुछ नए टैक्स लगाने की, और यही कारण बना कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो जान लेते हैं अब जो बातें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose 23 million from 1750 to 1787। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 1715 से लेकर 1787 तक फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 23 मिलियन, 33 करोड़ लोग यहाँ पर बढ़ गए थे। एक्स्ट्रा जो सरप्लस इनकी
लेकिन फ्रांस के अंदर जो हार्वेस्ट था, जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का, वो इंक्रीज नहीं हुआ। आप लोग देखिए बच्चों, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ताकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो है उनकी बेसिक नीड, फूड की नीड को पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अपोजिट थी। यहाँ पर पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन पॉपुलेशन की जो फूड की नीड है उसको पूरा करने के हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो आपको ये भी पता है बच्चों कि मार्केट के अंदर कोई चीज़ जब नहीं मिलती या कम होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा है, जैसे देख लीजिए जो टोमेटोज है, जैसे हम लोग बात करें प्याज की, अनियंस की, एक सीजन ऐसा आता है कि प्याज के दाम हमारे यहाँ पर 100 रुपीज़ पर केजी हो जाते हैं, 100 क्रॉस कर जाते हैं। और जैसे गर्मी की सीजन आती है तो 100 रुपीज़ के 5 केजी मिलने लग जाते हैं, 10 केजी अनियन हमको मिलने लग जाते हैं। तो ये क्या है, जब मार्केट के अंदर कोई चीज़ कम होती है तो उसकी प्राइस रेट बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा होती है तो प्राइस रेट घट जाती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई तो फूड की डिमांड बढ़ गई, लेकिन अनाज नहीं था, बहुत कम हार्वेस्ट हो रहा था। कई बार ऐसा होता था कि यहाँ पर जो है वो विंटर सीजन में बर्फ के कारण ओले गिरने से यहाँ की फसलें खराब हो जाती थी, जिसके कारण खाने की कमी होने लगी फ्रांस के अंदर। अब आप ध्यान दीजिए वापस, मैंने कहा था कि यहाँ पर मोस्टली जो लेबरर्स और वर्कर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी वर्कशॉप पर काम करते थे, इनका वेजेज, इनकी सैलरी इंक्रीज नहीं की गई। लेकिन मार्केट के अंदर ब्रेड के भाव तो बढ़ रहे हैं ना, तो इंसान अपना जो पैसा कमा रहा था वो सारा किसमें खर्च हो रहा था, अपनी ब्रेड के ऊपर, अपने खाने पर। इसीलिए ये लोग अपनी बाकी नीड पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, तो डिमांड फॉर द फूड, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। इसीलिए यहाँ पर जो ब्रेड थी उसकी प्राइस रेट बढ़ने लगी। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, मोस्ट वर्कर्स एंड लेबरर्स वर्क ऑन द फिक्स्ड वेजेज। मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पर जो लोग थे वो फिक्स वेज पर, मतलब फिक्स सैलरी पर काम करते थे। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड, जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच का भेद और ज्यादा बढ़ता गया। अमीर और अमीर हो गए और गरीब और गरीब। अब अमीर और अमीर क्यों हुए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी टैक्स थे वो थर्ड एस्टेट के लोग दे रहे थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग कोई टैक्स नहीं देते थे। और साथ में जो फेडरल लॉर्ड्स थे वो इन जो पुअर पीसेंट्स जो होते थे इनसे रिवेन्यू और कलेक्ट करते थे। ठीक है ना, तो इस तरह से इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कमी हो गई थी। ठीक है, दिस बिकम द वर्ड्स व्हेरेवर द ब्रॉड ऑन द रेन रिड्यूस द हार्वेस्ट। और कंडीशन तब और खराब हो गई जब यहाँ पर हार्वेस्ट, मतलब जो फसल होती थी उस पर ओले गिर जाते थे, स्नोफॉल हो जाती थी, जो जितना भी प्रोडक्शन होता था वो भी बर्बाद हो जाता था। तो ये तो हो गया स्ट्रगल ऑफ द सर्वाइवल। जीने के लिए लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग यहाँ पर लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, कई सारी प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड द एंड ऑफ द प्रिविलेजेस। अब यहाँ पर बच्चों प्रिविलेज का मतलब क्या है, प्रिविलेज का मतलब है बाय बर्थ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को जो बेनिफिट्स मिल रहे थे, जो छूट मिल रही थी टैक्स में। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, जो क्लेवर्स थे, जो नोबल्स थे, ये लोग किसी तरह का टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों को जो प्रिविलेज थे वो खत्म हुए, और किस तरह से मिडिल क्लास के लोग आगे बढ़े। अब मिडिल क्लास का मतलब बेसिकली उन लोगों से है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो गई थी, जिनमें बेसिकली मर्चेंट्स आते थे। मर्चेंट वे लोग जो समुद्र के पार जाकर बिजनेस करते थे, जिससे इनकी इनकम अच्छी होने लगी थी, तो इनके पास पैसा आ गया। दूसरी चीज, मिडिल क्लास में यहाँ पर थर्ड एस्टेट के वे लोग आते थे जो एजुकेटेड थे, जिसमें लॉयर थे। हमने पढ़ा है कल थर्ड एस्टेट के अंदर लॉयर और ऑफिशियल्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते थे। अब जो इंसान एजुकेटेड होगा तो उसकी नॉलेज अच्छी होगी, और साथ में ही वो समाज के अंदर रिफॉर्म करने के बारे में सोचेगा, समाज को सुधारने के बारे में सोचेगा। तो इस तरह से थर्ड एस्टेट के अंदर एक नया ग्रुप बनने लगा जिसे मिडिल क्लास कहा गया। ये लोग बुद्धिजीवी लोग थे, मतलब ये एजुकेटेड लोग थे, अवेयरनेस इनके अंदर ज़्यादा थी। इसी कारण इन ही लोगों ने थर्ड एस्टेट के लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई, नए नए
इक्वालिटी और एंड ऑफ द प्रिविलेज जैसे नए नए थॉट आने लगे लोगों के बीच में, और इस तरह से ये रिवॉल्यूशन का कह सकते हैं कि बेस बना मिडिल क्लास। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड द एंड ऑफ द प्रिविलेजेस, किस तरह से मिडिल क्लास आगे आई और प्रिविलेज खत्म हुए। इन द थर्ड स्टेट मोस्टली पीपल आर लॉयर, ऑफिशियल्स, फिलोसोफर्स एंड मर्चेंट। थर्ड स्टेट में ज्यादातर जो लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े ऑफिस में काम करते थे। ठीक है, दूसरा फिलोसोफर थे, मतलब विचारक, बड़े बड़े चिंतक, सोचने वाले, जिन्होंने समाज को, सोसाइटी को एक नई दिशा दी, नया डायरेक्शन दिया। ठीक है, they were educated and believed that no group in the society should be privileged। अब इन लोगों का क्या मानना था कि सोसाइटी के अंदर किसी भी ग्रुप को किसी तरह का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर इक्वल, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात उठी। फिलोसोफर जो थे उनका ये कहना था कि किसी भी तरह का जो प्रिविलेज है वो किसी ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। बाय बर्थ एंड सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड द इक्वल लॉज। और जो फ्रेंच सोसाइटी है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट का जो डिवीजन किया गया था इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और सबको इक्वल लॉ लागू होना चाहिए, सबके ऊपर, सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ नाम लेंगे कुछ ग्रेट फिलोसोफर्स के, बात करेंगे उन फिलोसोफर्स की जिन लोगों ने अपने कुछ नए, कह सकते हैं कि विचार दिए, नए थॉट्स दिए, जिनका असर थर्ड स्टेट के लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ा, फ्रांस के लोगों पर सबसे ज़्यादा इन लोगों की थॉट का असर पड़ा। और इस तरह से फ्रांस के जो कॉमन ये थर्ड स्टेट के लोग थे ये यूनाइटेड होकर आगे आए और इन्होंने लुई 16 का जो ये मोनार्क सिस्टम था उसको इन्होंने खत्म किया। ठीक है, द ग्रेट फिलोसोफर, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन लॉक। ठीक है, सेकंड आ जाएगा जीन जैकब रूसो, थर्ड आ जाएगा यहाँ पर दे रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब देखिए बच्चों, फ्रांस के अंदर ये माना जाता था कि चर्च का जो पोप होता है उसका स्थान, उसकी जगह, उसकी प्लेस जो है गॉड के इक्वल होती है, भगवान का भेजा हुआ दूत माना जाता है। इसलिए जो पोप कहेगा वही सही है, और जो राजा है वो भी क्या है, ऊपर वाले का भेजा हुआ एक कह सकते हैं कि दूत है। ठीक है, तो इन लोगों का कहना मानने में ही जनता की भलाई है। तो भगवान के नाम पर लोगों को यहाँ डराया जा रहा था, जिसके अगेंस्ट ये लोग एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। एब्सोल्यूट राइट का मतलब कहा गया है कि राजा को सारे अधिकार दे दिए गए, राजा अगर कहेगा कि ये सही है तो वो सही है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो मोनार्क था, जो रूलर था, वो हर अपनी मन मर्जी से जो कह रहे हैं कि किंगडम को चलाता था। ठीक है, चाहे वो चीजें गलत हो लेकिन उसने अपनी मर्जी से किंगडम को चलाया। तो इन सारी चीजों के केस पे ये जॉन लॉक और रूसो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू नाम का एक और थिंकर हुआ था जिसने ये कहा था द पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। इसका कहना था, जो मॉन्टेस्क्यू थे इनका कहना था कि जो पावर है, पावर कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सरकार की जो पावर है उसको ओनली राजा के अंदर ना रखकर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बांट दिया जाना चाहिए, ताकि किसी एक के पावर हाथ में रहेगी तो वो अपनी मन मर्जी करेगा, लेकिन जब पावर डिवाइड हो जाएगी तो कोई भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मास, द रूसो बिलीव दैट द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने अपना एक थ्योरी दी थी जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ बच्चों आपको ये थिंकर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। रूसो ने कहा था कि गवर्नमेंट और कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी पॉपुलेशन है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए और उसी के शर्तों के बेस पर वो सरकार काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर में काम करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थॉट है वो दी थी रूसो ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ नई चीजें यहाँ निकल के आई। डिवाइन पावर को नहीं मानना है, सब इक्वल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी थॉट्स का फ्रांस की पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ और
वहाँ पर इन नए विचारों के बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया, डिस्कस करना शुरू किया और सबने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें फ्रांस के अंदर सुधार करना पड़ेगा, सोशल सिस्टम को सही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी सोशल सिस्टम को सही करने के लिए शुरू हो गया था रिवॉल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक का मतलब हो गया शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन की शुरुआत देखें। इन फ्रांस द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विश। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि फ्रांस के अंदर ये कानून था कि जो मोनार्च है, मतलब जो यहाँ का राजा है, वो अपनी मन मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। तो फिर कैसे लगाएगा? तो इसके लिए एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवानी जरूरी होती थी। इस स्टेट जनरल की मीटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इकट्ठा होते थे और बाद में डिसाइड किया जाता था कि टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। लगाना है तो कितना % टैक्स लगेगा। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाए बिना मोनार्च जो है, मतलब जो रूलर है, वो किसी तरह का टैक्स नहीं लगा सकता था, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, he had to call the meetings of a state journal which was a political body. Only monarchs can be decide when to call the meeting. अब यहाँ पर स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाए बिना मोनार्च टैक्स नहीं लगा सकता था, इसीलिए, लेकिन साथ में ये भी रूल था कि मोनार्च की जब इच्छा होगी तभी वह स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाएगा। और लास्ट जो मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की वो कब हुई? 1648। लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1648। यहाँ पर बच्चों आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 1614 की। और बच्चों हम कब की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द 1789 की बात कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए 100 से भी ऊपर समय हो चुका था, 100 साल से भी ज्यादा हो गया था। फ्रांस के अंदर स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई ही नहीं गई, क्योंकि पता था कि अगर मीटिंग बुलवाई गई तो थर्ड स्टेट के लोग टैक्स लगाने से मना करेंगे, ठीक है। तो ये रीजन था। अब यहाँ देखिए, ये आप बच्चों इम्पोर्टेंट ये डेट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 मई 1789 द लुईस 16 द रूलर ऑफ फ्रांस डिसाइडेड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। यहाँ पर लुईस 16 ने डिसाइड किया 5 मई 1789 को कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई जाए। वहाँ पर पेरिस के अंदर जो वर्साई का पैलेस था, पैलेस मतलब महल, वहाँ पर ये मीटिंग बुलवाई गई, ठीक है। तो देखिए 5 मई 1789 लुईस 16 called an assembly of state general to pass the proposal for the new taxes at Versailles। तो इस तरह से पेरिस के अंदर लुईस 16 ने 5 मई 1789 को एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई। कम से कम 150 साल बाद ये मीटिंग हुई और हुई कहाँ पर? पेरिस के अंदर वर्साइल के जो पैलेस थे वहां पर ये मीटिंग बुलवाई गई। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट स्टेट के लोगों की पॉपुलेशन कम थी, सेकेंड स्टेट की पॉपुलेशन कम थी, थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेट के अंदर जो लोग थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे 300, सेकेंड जो स्टेट थी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे 300, लेकिन थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे 600। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट में कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजे? 300, सेकेंड स्टेट में भी 300 भेजे, लेकिन थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसलिए यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कितने भेजे थे? 600। अब बच्चों आप ये आइडिया लगाइए कि अगर वोटिंग करवाई जाए तो ऑटोमेटिकली इस रेशियो को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेट जो है वोटिंग में जीत जाएगा? ऑब्वियसली जिसके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, क्योंकि थर्ड स्टेट के कितने मेंबर थे? 600। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम को नहीं अपनाया गया, ठीक है। यहाँ पर यह था कि हर स्टेट का एक वोट होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेट का एक वोट माना गया, सेकेंड स्टेट का एक वोट माना गया, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो है आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, क्योंकि किसी तरह का टैक्स देना ही नहीं चाहते थे। पीछे बचा थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट अगर नो भी कहता तो भी उसका कोई काम नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स बढ़ाने के फेवर में 2 वोट फर्स्ट स्टेट के और सेकेंड स्टेट के हो जाते है ना। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड स्टेट ने डिमांड रखी कि वोटिंग सिस्टम में चेंज किया जाए
ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर थर्ड एस्टेट ने असेंबली छोड़ दी। ठीक है, अब ये पूरी हिस्ट्री जो है हम यहाँ देख लेते हैं। The third estate wanted to apply new vote system that each member would have one vote. The king rejected this proposal. थर्ड एस्टेट ने ये प्रपोजल रखा कि एक मेंबर एक वोट होना चाहिए, लेकिन लुई 16 ने ये प्रपोजल ठुकरा दिया। थर्ड एस्टेट नाराज हो गई और असेंबली छोड़ के चली गई। So members of third estate walked out of the assembly in the protest. और सरकार के खिलाफ हो गए ये लोग और इन्होंने असेंबली छोड़ दी। अब बच्चों ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये डेट सारी ही याद रखनी है। फर्स्ट जो एस्टेट जनरल थी उसकी मीटिंग कब हुई? 5 मई 1789 को हुई। सेकंड आ जाएगा 20 जून 1789, जब टेनिस कोर्ट के अंदर, पेरिस के अंदर वर्साई के पैलेस के बाहर एक टेनिस कोर्ट था जहाँ पर राजा लोग जो है टेनिस खेला करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने शपथ ली और अपनी इस असेंबली को इन्होंने नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया और इन्होंने ये ओथ ली कि अब ये फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, एक संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 जून 1789 the third estate assembled at the tennis court of the Versailles and declared themselves as the national assembly। और इस तरह से 28 जून 1784 ये जो थर्ड एस्टेट था, इन लोगों ने अपने आप को फ्रांस की नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया एंड डिसाइड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस। और साथ में इन्होंने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की भी कसम खा ली। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों, थर्ड एस्टेट के लोग जो थे जो यहाँ पर मीटिंग में आए, लेकिन लुईस ने इसकी बात नहीं मानी। नाराज होकर इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर लिया और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि जब थर्ड एस्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, अब देखिए बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, आपको पता हो कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में भी 2 ईयर लगभग लग गए थे, 2 साल लग गए थे, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जब ये थर्ड एस्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था, उसी समय उसी सर्दियों की बात है कि फ्रांस के अंदर जो हार्वेस्ट था वो बहुत कम हुआ, जो ओले कह सकते हैं स्नोफॉल हुई, जिसके कारण पूरे फ्रांस के अंदर जो फसल थी लोगों की बर्बाद हो गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर वापस एक बार ब्रेड की जो प्राइस थी वो बढ़ गई। मतलब लोग जो खाना खाते थे, है ना, जो इनका फूड था ब्रेड, उसकी प्राइस रेट बढ़ गई, खाने की कमी हो गई, लोग ब्रेड के लिए लंबी कतारों के अंदर घंटों खड़े रहते थे, तब कहीं जाकर उन्हें खाना मिलने लगा। अब यहाँ पर एक बार की बात है कि जो महिलाएं, जो वुमेन्स यहाँ पर बड़ी बड़ी बेकरीज के बाहर लाइन में खड़ी थी, सबको गुस्सा आ गया था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थे वो लोग और उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपोज करना शुरू कर दिया। सड़कों पर बड़े बड़े रैलीज जो थी इन्होंने निकाली, मार्च करना शुरू किया और इस तरह से फ्रांस के अंदर जो सिस्टम था वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा, क्योंकि लोग जो थे सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि खाने की जो थी फ्रांस के अंदर कमी हो गई थी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दिस वर लेड द मिराबेल एंड द अपेसिया, ये दो नाम बच्चों आपको ध्यान रखना है। दे वर द लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के दो लीडर थे, मिराबेल और अपेसिया। ये जो मिराबेल है ये बहुत बड़ा ऑफिसर था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, अमीर वर्ग से था, लेकिन ये थर्ड एस्टेट के फेवर में था, चाहता था कि सोशल अनइक्वालिटी खत्म हो, ये जो भेदभाव है लोगों के बीच में ये खत्म कर दिया जाए। जबकि अपेसिया जो थे ये चर्च से रिलेटेड थे, ठीक है, लेकिन फिर भी चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होना चाहिए, फ्रांस के सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। तो मिराबेल और अपेसिया जो थे ये नेशनल असेंबली के लीडर थे, बट 7 लीडर हैड बीन बैड हार्वेस्टेड पीसेस प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे नेशनल असेंबली, तभी फ्रांस की सर्दियों के अंदर यहाँ पर जो
पास खाने की कमी हो गई थी एंड इन द किंग ऑर्डर टू मूव इन द पेरिस। और इसी कारण मैंने अभी आपको बताया कि अब जो वुमेन्स थी, जो पीपल्स थे, मैन वुमेन छोटे छोटे चिल्ड्रन सब के सब रोड पर उतर आए, विद्रोह करने लगे क्योंकि वो ब्रेड की डिमांड कर रहे थे। और इसी कारण आप देखें कि यहाँ पर जो रूलर थे लुई 16, इन्होंने ऑर्डर दिया, यहाँ पर एक ट्रूप भेजा पेरिस के अंदर लोगों को शूट आउट करने के लिए, इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए। लेकिन ऐसा लुई 16 नहीं कर पाए एंड ऑन द 14 जुलाई 1789, बच्चों ये डेट भी आपको ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बेस्टिल का जो फोर्ट था वो कब डिस्ट्रॉय किया गया, 14 जुलाई 1789 को। अब बच्चों बेस्टिल का फोर्ट ही डिस्ट्रॉय क्यों किया जनता ने? मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर में कहा था कि फ्रांस के जो राजमहल है, जो पैलेसेस है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लग्जरियस फोर्ट माने जाते हैं। पैलेस बहुत आलीशान, अंदर से एक एक चीज बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है। यहाँ पर रहने वाले जो ये रूलर्स थे, जो जितनी भी रॉयल फैमिलीज थी, वो सारी लग्जरियस चीजों को एंजॉय करती थी। तो यहाँ पर जो ये बास्टिल फोर्ट है, ये सिंबल माना जाता था इन रॉयल फैमिली की लग्जरियस लाइफ का। लोग परेशान थे क्योंकि जहाँ जनता भूखे मर रही थी, वहीं पर ये लोग अपने बड़े बड़े महलों में आराम फरमा रहे थे, आराम की जिंदगी जी रहे थे, सारे शौक पूरे कर रहे थे। इसीलिए जो पॉपुलेशन थी, जो जनता की भीड़ थी, उन्होंने इस बास्टिल फोर्ट को पूरी तरह से तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया। तो ये डेट ध्यान रखेगा बच्चों कि जो बास्टिल फोर्ट है ये कब डिस्ट्रॉय किया है, 14 जुलाई 1789 एंड फाइनली लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली। और फाइनली लुई 16 ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और साथ में ही इसके प्रिंसिपल्स को भी माना। प्रिंसिपल्स का मतलब कि पावर वुड फ्रॉम नाउ टू बी द चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राजा की जितनी भी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही रहेगी। मतलब जो कानून बना दिए गए हैं, देखिए बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है द सेट ऑफ लॉज, कानून का एक ग्रुप जिसके अकॉर्डिंग हर सरकार काम करेगी। तो यहाँ पर लुई 16 पर भी यही प्रेशर था कि अब ये अपनी मन मर्जी नहीं करेगा, सारे के सारे कानून जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको अपना काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब जो फ्रांस की जनता थी, थर्ड एस्टेट थी, उसको कुछ लिमिट तक जो है अपनी बात पे वो सफल हुए, सक्सेसफुल रहे। ये नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लुई 16 ने भी इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ बात करते हैं 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 की बच्चों अगर हम बात करें तो देखिए 4 अगस्त 1789 को यहाँ पर एक डिक्री पास की गई। डिक्री का मतलब होता है एक कानून कह सकते हैं। द डिक्री जो है यहाँ पर पास की गई टू अबॉलिश द फ्यूडल लॉर्ड्स टू गिव अप देयर फ्यूडल ड्यूज। तो यहाँ पर जो है एक डिक्री 4 अगस्त 1789 को पास की गई, जिसमें जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, मतलब सामंत लोग जो थे, जो किसानों से लगान या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसके इस फ्यूडल राइट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मतलब अब कोई भी फेडरल लॉर्ड जो है किसी भी पीसेंट से लगान या रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगा। साथ में ही कल हमने बात की थी द टैक्स कॉल्ड टाइथ एंड टाइल। टाइल और टाइथ जो टैक्स थे, इसमें से टाइल टैक्स जो है चर्च वसूल करती थी किसानों से, गरीब लोगों से। थर्ड एस्टेट के सारे लोग जो है टाइल टैक्स देते थे, जो एक रिलीजियस टाइट टैक्स देते थे। इस टाइट टैक्स को भी बंद कर दिया गया। मतलब अब चर्च किसी भी तरह का टैक्स जो है वो थर्ड एस्टेट से वसूल नहीं करेगी। साथ में ही टाइल टैक्स जो था, जो डायरेक्ट टैक्स था, जो सीधा राजा के ट्रेजर में जाता था, उसको भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो ये समझ सकते हैं कि 4 अगस्त 1789 को एक डिक्री निकाली गई जिसमें सारे टैक्स बंद कर दिए गए, सारे प्रिविलेज जो बाय बर्थ फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को दिए गए थे हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। तो बच्चों आज हमने अपनी इस क्लास के अंदर बात कर ली है स्टार्टिंग ऑफ द
रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्रांस और हम पहुंच चुके हैं 14 अगस्त 1789 तक। लेकिन नेशनल असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, टैक्स जो थे वो खत्म कर दिए गए, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स अभी भी फ्रांस के अंदर बाकी थी। हम लोग बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड